हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। देखिए बच्चों, हम सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के अंदर आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो आपका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो जहां पर आपका सेक्शन ए पार्ट ए खत्म होता है ना। जहां पर मॉड्यूल के अंदर आपका सेक्शन ए पार्ट ए खत्म होता है, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको 8 क्वेश्चंस केस स्टडी क्वेश्चंस और दिए गए हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, स्टडी मैट के अंदर। देखिए बच्चों, हम लोग आपके कोर्स के अंदर, जो आपका सीएमए फाइनल का कोर्स है, उसके अंदर हम लोगों ने अपना कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया। पूरा का पूरा स्टडी मैट हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों, हम लोगों ने हर चैप्टर के सेपरेटली, इंडिविजुअली, अलग-अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट क्लासेस डिस्कस करी। बुक्स आपके पास ऑलरेडी हैं। एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट हो गए चैप्टर वाइज, एंड देन उसके बाद में फुल सिलेबस का 3 आवर्स का आपके टेस्ट हो गए, जिसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस हम लोगों ने कर ली। ऐसे तो हम लोगों ने सब कुछ अपना पढ़ा हुआ है, एक सिंगल चीज अपन लोगों ने नहीं छोड़ी है, एक सिंगल 0% कुछ नहीं छोड़ा है। बट फिर भी मुझे लगा कि आपके मॉड्यूल के अंदर ये जो 8 क्वेश्चंस हैं, मैं क्यों ना इनको भी आप लोगों को सॉल्व करवा दूं, तो आप लोगों के लिए और बेटर हो जाएगा। क्या सर, ये जो क्वेश्चंस स्टडी मैट के अंदर, जो आप 8 क्वेश्चंस अभी कराने वाले हो, केस स्टडी क्वेश्चन, सर क्या ये क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं किए, करे हुए हैं। एमसीक्यूज के अंदर भी डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। और कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं है, कोर्स के अंदर का ही क्वेश्चंस हैं। पर मुझे लगा कि क्यों ना इन्हीं क्वेश्चंस को डायरेक्टली मैं करवा देता हूं, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप यहां पर देखोगे, एक मिनट रुकिए, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे, तो दिसंबर 2025 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सीएमए इंस्टीट्यूट ने इशू किया है लॉ सब्जेक्ट के लिए, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको वहां पर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया है, तो और एज इट इज क्वेश्चन दिया है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीएमए के एग्जाम में एज इट इज उठकर आ जाते हैं क्वेश्चन। तो अपनी ये बहुत छोटी सी क्लास रहेगी, ज्यादा बड़ी तो क्लास रहेगी नहीं। इसमें हम ये आठों की आठों क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक बार आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लोगे, बाई चांस अगर एग्जाम में आ गए तो बल्ले बल्ले है, इससे बेस्ट और हो ही क्या सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, एंड टर्नओवर 310 करोड़ है। हाईलाइट करेंगे इसको, इनका कंपनी का टर्नओवर 310 करोड़ है। इसका मतलब है कि टर्नओवर इज मोर देन 300 करोड़। सर, ये मोर देन 300 करोड़ आपने क्यों लिखा? क्योंकि आपको याद होगा, जब हम लोगों ने डायरेक्टर चैप्टर पढ़ा था ना दोस्तों, तो डायरेक्टर चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, या तो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, तो उस कंपनी के अंदर कम से कम एक विमेन डायरेक्टर का होना मैंडेटरी होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। या उसके अलावा हम लोगों ने कुछ क्लास ऑफ कंपनीज पढ़ी थी, जिसमें पढ़ा था कि टर्नओवर अगर कंपनी का 300 करोड़ से ऊपर है, तो कंपनी के अंदर विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी होता है। क्लियर? इसीलिए मैंने यहां पर यह हाईलाइट करवाया। क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है, मिस्टर राजेश कुमार, जो कि कंपनी का प्रमोटर है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है।
प्रमोटर है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो कंपनी के अंदर कितने प्रमोट डायरेक्टर हो गए? पहला तो हो गया राजेश कुमार। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बोल रहा है, ये जो राजेश कुमार कंपनी का प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, वांट्स टू रन दी कंपनी बाय कंप्लाइंग विद ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस। मतलब ये चाहता है कि कंपनी इस तरीके से चले कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं सभी को टाइम पे फुलफिल किया जाए। ठीक है जी। द चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव, कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो यहां पर हमको हमारा दूसरा डायरेक्टर मिल गया कंपनी में। आगे चलते हैं, ये जो चेयरमैन है ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और अकेडमिशियन है, बहुत अच्छी बात है। देयर आर टू मोर डायरेक्टर्स, तो इसका मतलब अब कंपनी के अंदर टोटल 4 डायरेक्टर हो गए। एक तो हो गया राजेश, एक हो गया हमारा ये चेयरमैन जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, एंड देन इसके बाद में 2 और डायरेक्टर हैं जिनमें से एक है मिस्टर जोशी और एक है मिस्टर निर्मल कुमार। तो हमें यहां पर एक बात समझ में आई दोस्तों, हमें यहां पर एक बात समझ में आई कि कंपनी अनलिस्टेड है लेकिन कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी के अंदर कम से कम एक विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है, कंपलसरी है, एक विमेन डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए कंपनी के अंदर। लेकिन कंपनी के अंदर एक विमेन डायरेक्टर नहीं है। एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए कंपनी के अंदर, पर वो विमेन डायरेक्टर कंपनी के अंदर नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 2 डायरेक्टर हैं, उनमें से एक डायरेक्टर तो मिस्टर जोशी हैं जो कि फाइनेंस में काम करते हैं, दूसरे डायरेक्टर हैं जो निर्मल कुमार हैं जो कि प्रमोटर से रिलेटेड हैं। कंपनी लोन लेना चाहती है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। क्लियर है ये चीज यहां तक? ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, वो इन 4 मुद्दों पर आपसे एडवाइस चाहता है, आपसे जानकारी चाहता है, क्योंकि आपने डायरेक्टर के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये जो क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, नोट कीजिएगा स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो जून 2024 से लेकर फिर दिसंबर 24 एंड जून 25 में तो शायद नहीं है, उससे पहले हो सकता है, मेरे ख्याल से जून 24 है, दिसंबर 24 है। हाँ, इन 2 अटेम्प्ट के अंदर तो इस तरह का क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2 मार्क के ये पूछे गए हैं। तो आप लगाओगे तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे किस बात पे सलाह मांग रहा है। मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे, ऐसा भागा दौड़ी नहीं करेंगे कि बस हमें कंप्लीट ही करना है कि एक नाम हो जाएगा हमारा, नहीं, समझना है अपने को अच्छे से। ये बोल रहा है एबीसी लिमिटेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, टर्नओवर 310 करोड़ है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कंपनी लिस्टेड है, दैट मींस अनलिस्टेड है। राजेश कुमार उसके प्रमोटर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चाहते हैं कंपनी बढ़िया रूल्स रेगुलेशन सबको फुलफिल करते हुए काम करे। कंपनी का जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और बहुत ही फेमस एकेडमिशियन है। 2 और डायरेक्टर हैं, दोनों की दोनों मेन हैं, मिस्टर जोशी एंड मिस्टर निर्मल कुमार। निर्मल कुमार प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है, कंपनी एसबीआई से लोन लेना चाहती है। पहला क्वेश्चन अब आपके लिए, नाउ अब आपके लिए पहला क्वेश्चन, इज द प्रेजेंट बोर्ड प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड? क्या इस वक्त कंपनी का ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जितने लोग इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बैठे हुए हैं, क्या ये लॉ के अकॉर्डिंगली प्रॉपर है या इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई कमी है? अगर है कोई कमी तो क्या कमी है, क्या नॉन कंप्लाइंस है? सबसे पहले आपको लिखना है कि कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है, कंपनी के अंदर 4 डायरेक्टर हैं। यहां तक तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, इसलिए कंपनी के अंदर एक विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। यहां तक जितना मैंने बताया इतना आपके मॉड्यूल के अंदर भी आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यहां पर आप लेकिन मैं चाहूंगा कि यहां पर, अच्छा, चाहने वाली वैसे बात, वैसे यहां पर अपने को एक लाइन इसमें ऐड करनी चाहिए। रीजन कि ये जो चेयरमैन है ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है
कंसीडरिंग, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो चेयरमैन है ये भी मैन है, विमेन नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर जब इसमें चेयरमैन लिखा हुआ है तो आपको ये अज्यूम करने की क्या जरूरत है कि ये आदमी ही है, औरत नहीं है। अगर ये मैन नहीं होता तो यहां पर शायद तक चेयरमैन ना होके चेयरपर्सन लिखा होता कि चेयरपर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव। ये तो क्लियरली शो कर रहा है ना कि चेयर पे मैन बैठा हुआ है। वैसे आपकी बात सही है कि हमें ये लग रहा है कि ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये चेयरमैन है। पर अगर आप लॉ के अंदर काफी जगह देखोगे तो काफी जगह चेयरमैन यूज किया गया है। इवन मैन और वुमेन दोनों के लिए बहुत बार चेयरमैन यूज किया गया है। इसीलिए यहां पर अगर हम इसको ऐसे अज्यूम लिख देते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो चेयरमैन है वो एक मैन है, विमेन नहीं है, उस अकॉर्डिंगली कंपनी के अंदर एक विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। ये नॉन कंप्लाइंस है प्रेजेंटली कंपनी में। स्टूडेंट बोलता है सर इस वाले का आंसर आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो निर्मल कुमार हैं, क्या निर्मल कुमार को कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह कंसीडर किया जा सकता है? याद करेंगे दोस्तों, हम लोगों ने डायरेक्टर चैप्टर में सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी। हम लोगों ने यह देखा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो पर्सन बन सकता है। हमने बहुत सारी क्वालिफिकेशंस देखी थी, उसमें से एक देखी थी वो पर्सन जो ना तो खुद कंपनी का प्रमोटर है और ना ही प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है। वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। यहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि ये जो मिस्टर निर्मल कुमार हैं ये कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड हैं। क्या लगता है आपको कि निर्मल कुमार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? ना 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 ना। क्यों नहीं बन सकते? बिकॉज वो प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गई। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है अगर आप उसे देखोगे तो उसका आंसर हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया था। इज देयर एनी नीड ऑफ विमेन डायरेक्टर? जी हाँ, एक विमेन डायरेक्टर की नीड जरूर है। और क्यों है? क्योंकि टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, अज्यूमिंग चेयरमैन हमारा मैन है। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लास्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एसबीआई? अब यहां पर देखिए ये जो एबीसी कंपनी है एसबीआई से लोन ले रही है। आपको याद होगा दोस्तों हम लोगों ने सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 के अंदर एक बात पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी को अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है, आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है एज डायरेक्टर, जो कि नॉमिनी डायरेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉमिनी डायरेक्टर कहलाता है। तो यहां पर अगर एसबीआई किसी पर्सन को अपने डायरेक्टर की पोजीशन पे नॉमिनेट कर देगी इस कंपनी के अंदर तो उसे नॉमिनी डायरेक्टर बोला जाएगा। अब सवाल यह पूछ रहा है कि अगर एसबीआई जिसे नॉमिनेट करे जो कि नॉमिनी डायरेक्टर है, अगर वो एक विमेन हो तो क्या यहां पर जो विमेन की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाएगी? जी हां, बिल्कुल फुलफिल हो जाएगी। बट जरूरी यह है कि वो जो विमेन अपॉइंट हो रही है वो एकदम लीगली सभी टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल करके अपॉइंट हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। मॉड्यूल के अंदर देखिए ये क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, जहां पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो रहा है ना, जहां पर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा कंपनी लॉ खत्म हुआ, आईबीसी खत्म हुआ, देन उसके बाद में आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म हुआ, देन उसके बाद में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, एंड देन उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ब्ला ब्ला ये सब मिलेंगे। वहीं पर आपको ये केस स्टडी सॉल्व करके मिलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग इस वक्त स्टडी मेट में, ऑल्दो आपने क्लासेस ली हुई हैं तो आपके पास में बुक्स होंगी हमारी, है ना?
फिर भी अगर आप अपने स्टडी मैट में देख रहे हो ना दोस्तों इन क्वेश्चंस को, तो कहीं कहीं पर देख लीजिएगा स्टडी मैट की जो लैंग्वेज है ना उसमें गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां करी हुई हैं स्टडी मैट की लैंग्वेज में। वहां अगर आप उसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ जो सही तरीके से उसे ड्राफ्ट नहीं करा गया है क्वेश्चंस को। वो गलतियां मैंने यहां पर सुधार दी हैं। तो यहां पर एक बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपको मॉड्यूल के अंदर गलती नजर आए उसे वहां करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है ये जी? चलते हैं आगे अपन लोग। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बड़े ही आराम से पढ़ने का है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। क्या बोलता है, बड़े ध्यान से देखें। ये बोलता है कपूर एंड सन्स लिमिटेड, ये एक लिस्टेड कंपनी है। कपूर एंड सन्स लिमिटेड क्या है, एक लिस्टेड कंपनी है। विद मिस्टर एस के कपूर एज CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मेन स्टेक होल्डर। बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ द, अब बोर्ड के अंदर और कौन कौन लोग बैठे, एक का तो हमने पढ़ ही लिया, एस के कपूर का। तो दूसरा एक के मुरली हैं जो कि डायरेक्टर हैं फाइनेंस के अंदर। देन इसके बाद में एक मिस्टर बी सिंह हैं जो कि कमर्शियल मैटर्स को देखने वाले डायरेक्टर हैं। एक मिस्टर के शेखर हैं जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। एक मिस्टर बी रमेश हैं, वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। एक मिस्टर महेश सिंह हैं जो कि IDBI बैंक ने उनको नॉमिनेट किया है, नॉमिनी डायरेक्टर हैं। श्रीमती रेखा सिंह हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। एंड मिस रुक्मिनी माथुर है जो कि नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये हमको बोर्ड यहां पर दिया हुआ है और हमसे ये पूछा गया है कि अब कंपनी की ये आपको डिटेल यहां पर दिखाई दे रही है। अब आप ये बताइए कि कंपनी को CSR कमिटी बनानी है तो उसके अंदर किस किस को आप सजेस्ट करोगे, इनमें से किस किस को सजेस्ट करोगे कि ये CSR का मेंबर होना चाहिए। किसको सजेस्ट करोगे ऑडिट कमिटी का, ये इनमें से ये अगर मेंबर रहेंगे ऑडिट कमिटी के अप्रोप्रिएट रहेगा। और नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी के अगर ये लोग इनमें से मेंबर रहेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। हमको कंपनी की पूरी डिटेल यहां दी हुई है, इसको चेक करके हमें बताना है। अगर हमारे पास ऑप्शन होता, हम इस कंपनी के अंदर होते, तो हम किसको तो बिठाते इसमें CSR कमिटी में, किसको ऑडिट कमिटी में, किसको नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में। क्लियर ये चीज यहां तक? चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज पर आपकी नजर डालना चाहता हूं। मेरी नजर गई थी इस पर और मुझे लगा कि शायद ये मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। ऑल्दो इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा नहीं, पर मुझे लगा कि शायद तक एक मिस्टेक है। देखिए मिस्टेक जो मुझे दिखाई दी वो ये दिखाई दी दोस्तों कि इसमें लिख रखा है मिस्टर बी रमेश को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, जो कि अगस्त 2019 में हुई थी। और श्रीमती रेखा सिंह जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको भी एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया, जो कि सितंबर 2019 में हुई थी। अब यार 2019 के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हुई तो एक ही बार हुई होगी ना। अब या तो वो हुई होगी अगस्त के अंदर, या फिर वो हुई होगी सितंबर के अंदर। क्वेश्चन में दिया है अगस्त के अंदर जो AGM हुई कंपनी की उसमें बी रमेश को अपॉइंट किया, और सितंबर के अंदर हुई उसमें श्रीमती रेखा सिंह को अपॉइंट किया। मुझको यहां पर लगता है कि यहां पर एक गलती हो गई है ना। या तो इन्हें 2021 कर देना चाहिए था, 20 भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 2020 में तो सितंबर में हुई है इनकी AGM। या तो इन्हें 2021 कर देते या 18 कर देते। शायद यहां पर मॉड्यूल के अंदर ये गलती हुई है CMA इंस्टीट्यूट से, इसे वो करेक्ट कर सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गलती हुई है। आपको लगता है कि नहीं है तो आप बताइएगा, अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। चलिए अब एक बार हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं दोस्त। एक बार हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुक जाए।
ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीएसआर कमिटी के बारे में। अब दोस्तों हम लोगों ने सेक्शन 135 पढ़ा हुआ है, सीएसआर के बारे में पढ़ा हुआ है, सीएसआर कमिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। और हमने ये पढ़ा हुआ है जो सीएसआर कमिटी है उसके अंदर कम से कम 3 लोग बैठते हैं जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनमें से कम 3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है इस कमिटी के अंदर। ठीक है। और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी होता है। मतलब ये जो 3 डायरेक्टर हैं उनमें से एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। अब देखिए हमको जो यहां पर दिया गया है उसमें से हम सजेस्ट करेंगे कि किसको बैठाना चाहेंगे हम सीएसआर कमेटी में। ये जितने लोग हैं अवेलेबल उनमें से किसको बैठाना चाहेंगे। अब देखिएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम एक होना जरूरी है। तो हम यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या तो ले लेते हैं के शेखर या मिस्टर बी, इनमें से कोई भी एक, है ना। तो यहां पर मिस्टर बी इसको ले लिया गया और चेयरमैन बना दिया गया। अच्छा, दूसरा क्यों ना लेडीज में से एक ले लिया जाए, ताकि ये रह जाएगा कि यार देखो कमिटी के अंदर एक विमेन भी बैठी हुई है। तो यहां पर हम श्रीमती रेखा को ले लेते हैं। सर रेखा को क्यों ले रहे हैं और रुक्मणी जी को क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए सीएसआर कमेटी के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर हम दो बैठा देंगे तो और बेहतर हो जाएगा ना, हमारे बोर्ड के अंदर अवेलेबल है। तो हम यहां पर श्रीमती रेखा को ले लेते हैं, मेंबर बना देते हैं। क्लियर ये चीज। अब और कैसे लेना चाहिए, देखिए क्योंकि सीएसआर के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है, पैसे से रिलेटेड काम होता है। तो क्यों ना यहां पर मिस्टर के मुरली को ले लिया जाए। कम से कम 3 लोग, वो ये 3 लोग यहां पर बैठ जाएंगे और यही जस्टिफिकेशन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। Since the company has adequate number of independent directors, we can have two instead of one. अगर हम चाहे तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख सकते हैं, है ना। तो रेखा जी को लेने पर हमारे दो फायदे हुए। पहला, हमने कमिटी के अंदर विमेन की भी एक एंगेजमेंट दिखा दी कि देखो हमारी कमिटी में विमेन भी है। और दूसरा, हमने एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रख दिया। क्या सर ये बी रमेश को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेना जरूरी था? नहीं, के शेखर को लेते तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। क्लियर ये चीज यहां तक। ये तो हो गया मेरे दोस्तों आपका सीएसआर कमेटी। सर इसको क्यों लिया, के मुरली को क्यों लिया? के मुरली को इसलिए लिया गया क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड वो चीजों को जानते हैं और सीएसआर के अंदर। चलिए अब चलते हैं ऑडिट कमिटी। देखिए अभी तक अपन लोगों ने सीएसआर कमिटी के बारे में तो देख लिया, अब ऑडिट कमिटी को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा तब हम लोगों ने सेक्शन 177 पढ़ा था। और सेक्शन 177 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ऑडिट कमिटी के अंदर कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, तीनों के तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए। ठीक है ना, मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए? मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए। और उसके अलावा आपका जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है। देखो यही मॉड्यूल के अंदर भी लिखा है, कम से कम 3 डायरेक्टर, तीनों की तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन इंडिपेंडेंट और मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट की होगी। अब उस हिसाब से अपन उठा लेते हैं यहाँ पे। अब उस हिसाब से अगर आप उठाओगे तो देखो यहाँ पर जैसे मिस्टर के शेखर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उन्हें चेयरपर्सन बना दिया। महेश सिंह वो नॉमिनी है, नॉमिनी को इंडिपेंडेंट की तरह ही कंसीडर किया जाता है, तो उसको ले लिया गया। एंड रेखा सिंह, मतलब नॉमिनी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही माना जाता है। क्लियर है, क्योंकि वो डेली तो आता नहीं है कंपनी के अंदर, वो सिर्फ पर्टिकुलर पर्पस के लिए आता है। हमने पढ़ा है सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 के अंदर, जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है वो आखिर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों अपॉइंट करता है? दो पर्पस की वजह से, ताकि वो कंपनी के अंदर आकर कंपनी के अकाउंट्स चेक करके इतना पता लगा सके कि कंपनी ने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था उसी पर्पस में यूज किया है ना लोन को। और दूसरा, कंपनी की फाइनेंशियल इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, कहीं गड्ढे में तो नहीं जा रही है? जा रही है तो बैंक को बता दो हाथ के हाथ कि भैया पैसा रिकवर कर लो, कंपनी बंद होने वाली है। क्लियर है ये चीज यहां तक?
तो ऑडिट कमिटी के अंदर ये 3। अब आ जाते हैं लास्ट, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। देखो, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी के अंदर सभी के सभी जो मेंबर्स होने चाहिए, पहली बात तो कम से कम 3 होने चाहिए, सभी के सभी नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें से उठा लो, रेखा सिंह को यहाँ पर चेयरपर्सन बना दिया, क्योंकि वो पहले मेंबर बन रही थी, अब की बार चेयरपर्सन बना दिया। रुक्मणी माथुर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, उसको मेंबर बना दिया। रमेश को मेंबर बना दिया, क्योंकि वो नॉन एग्जीक्यूटिव है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलते हैं दोस्तों, अब अपन लोग आगे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 किस बारे में बात करता है? बहुत ही इजी है, आराम आराम से पढ़ेंगे। ये बोलता है द लास्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एबीसी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, एक कंपनी एबीसी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, उसकी जो लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी वो 25 जनवरी 2022 को हुई थी। 25 जनवरी 2022 को उन्होंने अपनी आखिरी बोर्ड मीटिंग करी थी। अब इस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ये चाहता है कि कंपनी की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्लेस किया जाए, अप्रूव किया जाए। देखो, इसे यहां पर समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहां पर समझिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी स्ट्रक्चरल लिमिटेड। देखिए, कंपनी है दोस्तों एबीसी स्ट्रक्चरल लिमिटेड। ठीक है, कंपनी है एबीसी स्ट्रक्चरल लिमिटेड। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस कंपनी का जो मैनेजिंग, अच्छा, इस कंपनी ने अपनी एक बोर्ड मीटिंग करी है अभी 25 जनवरी 2022 को। 25 जनवरी 2022 को इसने अभी अपनी बोर्ड मीटिंग करी है। अब ये चाहती है कि जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो उसके अंदर ये अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्लेस करे और उसे अप्रूव करवा ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। लेकिन जो कंपनी का अकाउंट मैनेजर है वो ये चाहता है कि जो बोर्ड मीटिंग हो वो 15 जून को हो, जैसे हर बार होती है, और वहीं पर अकाउंट्स को फाइनलाइज करा जाए। अब आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप एक चीज समझिए दोस्त। आप एक चीज समझिए कि बोर्ड मीटिंग के अंदर गैप कितना होना चाहिए। ये जो बोर्ड मीटिंग है उसके अंदर गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 120 दिन का। मैक्सिमम 120 दिन का गैप होना जरूरी होता है। क्लियर है? अब होगा कैसे भाई? अभी तो जनवरी चल रही है, मान लो अभी तो जनवरी चल रही है, कंपनी ने अभी बोर्ड मीटिंग करी है। तो अब कंपनी को क्या करना चाहिए? अब कंपनी को अपनी पहले एक नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कर लेनी चाहिए, बीच में एक नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा मार्च में, 31 मार्च, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर पूरा एंड होगा। जब ईयर एंड होगा तो ईयर एंड हो जाने के बाद में पूरे साल की रिपोर्ट कंपनी के पास में होगी, जिसका कंपनी अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, पूरा मेंटेन करेगी, है ना? आज जनवरी में कंपनी ये बोल रही है कि यार मैं अब जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करूं उस नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर ही मैं अपने जो मेरे अकाउंट्स हैं उनको मैं फाइनलाइज करवा दूं, प्लेस कर दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने अप्रूव करवा दूं। अरे भैया, आप कैसे अप्रूव करा दोगे? सबसे पहली बात तो आपकी जो बोर्ड मीटिंग है उस नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर जो मैक्सिमम गैप है वो 120 दिन का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अभी आप जनवरी में खड़े हो, अब 31 मार्च को तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। जब ईयर एंड होगा तो उसके बाद में फिर कंपनी अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली बनाएगी, बनाने के बाद में उसको पहले खुद चेक करेगी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्लेस किया जाएगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए होना क्या चाहिए? इसलिए ऐसा होना चाहिए कि कंपनी को अपनी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इस मैक्सिमम 120 दिन वाले गैप को ध्यान में रख के कर लेनी चाहिए, और जो अपने अकाउंट्स हैं उनको जब मार्च में आपका ईयर एंड हो गया उसके बाद में आराम से मई जून तक आराम से एक नई बोर्ड मीटिंग करनी चाहिए, और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर अकाउंट्स को प्लेस करके अप्रूव कराना चाहिए, पहली बात। अच्छा, क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है। क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि कंपनी ये सोच रही है, और कंपनी का जो अकाउंट्स मैनेजर हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो ये सोच रहे हैं कंपनी के कि हम जो बोर्ड मीटिंग करेंगे जिसके अंदर हम अपने अकाउंट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाएंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा लेंगे।
अरे भैया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कभी भी अकाउंट्स को अप्रूव नहीं किया जा सकता, ये रेस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि उनके अंदर फाइनेंस से रिलेटेड मैटर होता है। कल को मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वीडियो रिकॉर्ड होते वक्त बोल दिया ठीक है मेरी तरफ से अकाउंट्स अप्रूव है, और बाद में उन्होंने बोला कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था अकाउंट्स के अंदर ये मिस्टेक है, ये इतनी बड़ी गलती है अकाउंट्स के अंदर, वीडियो रिकॉर्डिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो मेरे को एकदम चीजें क्लियर नजर ही नहीं आई थी। क्लियर है? तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग 25 जनवरी को कर ली है, उसके बाद में उसे एक बोर्ड मीटिंग और कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक जो 2 मीटिंग है उनके बीच में मैक्सिमम 120 दिन का गैप रहता है। पहली बात, अगर आप जून में मीटिंग करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इससे पहले बीच में एक मीटिंग कर लो। अब जून में जब आप मीटिंग करोगे तो उसमें आप अकाउंट्स को अप्रूव करवा लेना, लेकिन उसमें आपको डायरेक्टर्स को फिजिकली बुलाकर अप्रूव करवाना पड़ेगा। आप ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसे अप्रूव नहीं करवा सकते। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, चलिए अब चलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आखिर क्या बोल रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रीज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि माइक्रोचिप्स बनाती है। 2010 से 2015 में कंपनी ने बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न किए, एंड उसने बहुत अच्छा खासा डिविडेंड भी अनाउंस किया उस टेन्योर में, उस टाइम पीरियड में, और उसका डिविडेंड इंक्रीज हुआ, मतलब 500% से 2000% तक डिविडेंड दिया है, बहुत बड़ा डिविडेंड है। बट 2016 के अंदर कंपनी ने पब्लिक इशू लेकर आ गई, कंपनी की मतलब कंपनी ने अपना इक्विटी इशू कर दी। द शेयर कैपिटल वॉज इंक्रीज्ड टू 15 करोड़। पहले कंपनी की कैपिटल 5 करोड़ थी, फिर वो 15 करोड़ हो गई। कंपनी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द रेट ऑफ डिविडेंड। इस वजह से कंपनी ने सोचा कि अब हमें डिविडेंड नहीं देना है, बल्कि जो पैसा है जो कंपनी के पास में कमाया हुआ पैसा है उसको कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आगे प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी, डिविडेंड नहीं देगी, है ना। देखो, द कंपनी ड्रास्टिकली रिड्यूस द रेट ऑफ डिविडेंड 20% टू 50%। जहां पहले 500 टू 2000 दे रही थी, वह 20 से 50% पर रह गई। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने लास्ट 3 एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इशू रेज किया और उन्होंने बोला कि ये कंपनी गलत कर रही है, कंपनी क्यों नहीं दे रही है डिविडेंड जब कंपनी के पास में इतना सारा प्रॉफिट्स हैं। लेकिन उन कुछ शेयर होल्डर्स को कुछ ज्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मतलब ज्यादा शेयर होल्डर्स ने उनका सपोर्ट नहीं किया कि जी हाँ कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। नहीं, चेयरमैन ने ये तक क्लैरिफाई कर दिया कि कंपनी नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इसके लिए वो पैसा डिविडेंड के तौर पर नहीं बांट रही है शेयर होल्डर्स में। अब 4 सवाल पूछे गए हैं, आपको एक एक करके जवाब देना है। पहला, कैन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्ट टू लोअर द डिविडेंड? देखिए बच्चे, सबसे पहली बात तो ये जो डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड कंपनी के थ्रू दी गई एक फैसिलिटी है। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके पास में सच में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हैं, अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि यार मेरे पास में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हैं और ये प्रॉफिट्स मैं शेयर होल्डर्स को कैश की फॉर्म में डायरेक्टली बांटना चाहती हूं, तो कंपनी की मर्जी है। अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे। ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं भी नहीं है, है ना। ये लोगों का राइट, कोई अधिकार नहीं है कि वो कंपनी से जबरदस्ती डिविडेंड लेंगे। कंपनी की मर्जी है, कंपनी देती है तो अच्छी बात है, नहीं देती है तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, या उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। कंपनी को जबरदस्ती नहीं बोला जा सकता आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, नहीं, ये कंपनी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि हम लोगों ने डिविडेंड चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर एक
बार कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया एंड शेयर होल्डर्स ने अगर उसे अप्रूव कर दिया तो वो मैंडेटरी डेट बन जाता है। लेकिन वो कब होता है? जब डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर और उसे अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर डिविडेंड ऐसा कुछ अभी तक डिक्लेयर नहीं करा कंपनी ने और कंपनी डिक्लेयर कर भी नहीं रही है, तो ना तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर ना ही मेजॉरिटी शेयर होल्डर कोई भी ये नहीं बोल सकता कि आप पहले 500 से 2000% का डिविडेंड देते थे, अब सिर्फ 20 से 50 का दे रहे हो या दे ही नहीं रहे हो। ऐसा कोई नहीं किया जा सकता। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, डज इट अमाउंट टू ऑपरेशन ऑन माइनॉरिटी? क्या ये माइनॉरिटी को ऑपरेस करने के लिए बोला जा रहा है कि यार माइनॉरिटी के साथ में गलत हो रहा है? जी नहीं। आंसर इसका अगर हम नॉर्मल कोर्स में बात करें तो नहीं, ये कोई भी ऑपरेशन नहीं है। इवन आपको याद होगा हम लोगों ने जब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा था, तब मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था, स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी करवाया था कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है, या फिर कंपनी कम डिविडेंड दे रही है, तो फिर उस केस में इसे ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। ऑपरेशन कम माना जा सकता है। ऑपरेशन तब माना जा सकता है जब सिचुएशन ऐसी हो। ऑपरेशन तब माना जा सकता है जब सिचुएशन ऐसी हो कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और बाकी लोगों को डिविडेंड दे रही है, पर माइनॉरिटी को डिविडेंड नहीं दे रही है। या बाकी लोगों को तो डिविडेंड दे रही है ₹10 पर इक्विटी शेयर, जिसके पास एक शेयर है उसको ₹10 का डिविडेंड, पर माइनॉरिटी को दे रही है, बोल रही है ₹6 ही मिलेंगे। अगर भेदभाव किया जा रहा है तो बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में अगर बात करोगे तो कंपनी ऐसा थोड़ी है सिर्फ माइनॉरिटी को ही डिविडेंड नहीं दे रही है, किसी को ही नहीं दे रही है कंपनी डिविडेंड, तो उस केस में इसे ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सबकी शेयर होल्डर्स टोटलिंग टू 75 वांट टू फाइल पिटीशन। जी नहीं। अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में के अंदर पिटीशन फाइल भी करनी होती है तो अपन लोगों ने लिमिट पड़ी थी, एक तो नंबर ऑफ मेंबर्स की या कैपिटल होल्ड करने वाली, दोनों में से कोई भी लिमिट फुलफिल हो जाए। वो क्या थी? कम से कम 100 मेंबर, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उनका 1/10 विच एवर इज लेस, या फिर उतने लोग जिन्होंने कंपनी की इश्यूड शेयर कैपिटल का, आपको याद होगा यहां ये एक तरह का एक्सेप्शन है बच्चों, क्योंकि नॉर्मली हम जब भी कभी भी पढ़ते हैं ना तो हम पेड अप कैपिटल और उसका परसेंटेज लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अंदर ये इशूड शेयर कैपिटल है। मैंने इसके ऊपर आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त क्वेश्चन भी करवाया था, मैंने बोला था याद रखिएगा इशूड शेयर कैपिटल का हमें 10% लेना है। मतलब वो लोग जिन्होंने इशूड शेयर कैपिटल का 10% होल्ड किया है कम से कम, वो लोग अगर एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो वैलिड है। लेकिन यहां पर तो 75 लोग हैं जी, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, डू माइनॉरिटीज हैव एनी फॉर्म ऑफ ग्रीवेंस? अगर माइनॉरिटी के साथ में सच में ऑपरेशन होता है तो क्या उनके पास में ग्रीवेंस मतलब प्रॉब्लम, ग्रीवेंस शब्द का मतलब होता है प्रॉब्लम, हर्डल, उसको सॉल्व करने के लिए कोई फॉरम है? देखो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, अपने यहाँ पर ना एक कमिटी बनाकर रखती हैं जिसे बोला जाता है, या तो आप बोल सकते हो इन्वेस्टर रिलेशंस कमिटी, और लिस्टेड कंपनी के केस में तो बोला जाता है इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, इन्वेस्टर्स की जो ग्रीवेंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिड्रेस करना, उनको सॉल्व करने वाली कमिटी। तो नॉर्मली कंपनी के अंदर ये कमेटी बनी हुई होती है, ये फॉरम बना हुआ होता है जहां पर माइनॉरिटी जाकर अपनी बात बोल सकते हैं। अदरवाइज वो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में भी जाकर बोल सकते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला, ये दिसंबर 2025 का अगर आप मॉडल क्वेश्चन पेपर एमक्यूपी उठाओगे ना, जो सीएमए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और ये एमसीक्यू बनाकर दिया हुआ है। मतलब 2 मार्क का ये, 2 मार्क का ये, 2 मार्क का ये, 2 मार्क का ये, टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ज्योति इंडस्ट्रीज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ड्यू टू सम आईआर प्रॉब्लम। यहां पे जो आईआर है उसका मतलब है इंडस्ट्री रिलेशन, मतलब
बेसिकली अगर देखा जाए तो जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है और उसके जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनके बीच में कुछ बातचीत हो गई है। तो वो कुछ प्रॉब्लम हो गई उन लोग के बीच में, शायद उनकी बात नहीं मानी गई है, समथिंग कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से फैक्ट्री और ऑफिस जो है वो दोनों ही बंद हैं। दो अकाउंट ऑफिसर आए थे कंपनी के अंदर कंपनी के अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए, लेकिन वो बीच में ही छोड़कर चले गए, जिनकी वजह से अकाउंट्स अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं कंपनी के। तो बेसिकली ज्योति इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, इंडस्ट्री फैक्ट्री की तरह काम करती है, और कुछ शायद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या कुछ स्ट्राइक ऑफ चल रहा है, कुछ आईआर इंटरनेशनल रिलेशन मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम है, शायद लेबर के साथ में कोई बातचीत हो गई है, उसकी वजह से कंपनी की फैक्ट्री और ऑफिस दोनों ही बंद हैं। और कंपनी का जो अकाउंट ऑफिसर आए थे, दो अकाउंट ऑफिसर आए थे, उनका काम था कंपनी के अकाउंट्स को प्रॉपर फाइनलाइज करना और उसको अडॉप्ट करा मतलब ऑडिट कर देना उसको, है ना, लेकिन वो नहीं हो पाया है। इट इज लाइकली, और ऐसा लग रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनुअल जनरल मीटिंग जो कि 30 सितंबर को होने वाली है उसमें प्लेस नहीं किया जा पाएगा। एनुअल जनरल मीटिंग की जो लास्ट डेट, सर एनुअल जनरल मीटिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम हो जानी चाहिए। 6 महीने 30 सितंबर आते हैं। तो 30 सितंबर को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होनी है, और ऐसा लग रहा है क्योंकि ये अकाउंट ऑफिसर भाग गए तो शायद तक कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपरली बन नहीं पाएंगे। कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आपसे कुछ बातें जानना चाहता है, आप उसकी हेल्प करो। हाँ जी, देखिए, पहला, अकाउंट्स आर नॉट रेडी एंड कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एजीएम। ये मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे ये जानना चाहता है कि अगर ये सिचुएशन है कि कंपनी के अकाउंट्स रेडी नहीं हैं और एजीएम के अंदर प्लेस नहीं किए जा सकते, तो फिर उस केस में क्या होगा? तो फिर उस केस में कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो एडजर्न हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी, और उस एडजर्न मीटिंग के अंदर प्लेस करे जाने चाहिए। दूसरा, एजीएम टू बी डेफर्ड आफ्टर 30 सितंबर। अगर एजीएम को डेफर किया जा रहा है, मतलब 30 सितंबर को ना करके बाद में किया जा रहा है, देखो मैंने अभी अभी आपको बोला, लॉ ये बोलता है, सेक्शन 96 भी ये बात बोलता है कंपनीज एक्ट का, कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग का होना जरूरी होता है। अगर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 6 मंथ्स नहीं कर पा रही है और अगर उसके पास में वैलिड रीजन है, तो उसके लिए वो आरओसी के पास में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकती है और उसे एक्सटेंशन मिल जाएगा, आरओसी एक्सटेंशन दे देगा अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ जेन्युइन रीजन है कंपनी के पास में। लेकिन उस एक्सटेंशन के लिए अप्लाई विद इन 30 सितंबर ही करना होता है। क्लियर है ये चीज? देखो, एजीएम कैन नॉट बी डेफर्ड बाय द कंपनी, एक्सटेंशन का अप्रूवल लिया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट बोल रहा है अकाउंट्स आर रेडी बट एजीएम कुड नॉट बी हेल्ड। अकाउंट्स तो कंपनी के तैयार हो गए लेकिन एजीएम नहीं हो सकती। नहीं, ये गलत है, पेनल्टी लग जाएगी अगर एजीएम नहीं होगी तो। नेक्स्ट, एजीएम हेल्ड अकाउंट्स प्लेट्स बट नॉट अप्रूव। मतलब एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी ने बुलाई, मेंबर्स के सामने अकाउंट्स को प्लेस किया, लेकिन उनको अप्रूव नहीं, मेंबर्स ने अभी तक उनको अप्रूव नहीं किया है, वो अभी तक अडॉप्ट नहीं हुए, फाइनलाइज नहीं हुए। कोई दिक्कत नहीं है, वो अनअडॉप्टेड अकाउंट्स हैं। अनअडॉप्टेड अकाउंट्स को हमें फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास में, जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उसके 30 दिन के अंदर। ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आ रही है दोस्तों मेरी बात आपको समझ में? मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आर के चौहान इज एमडी ऑफ डोवेल कंपनी लिमिटेड। आर के चौहान जो है वो एक कंपनी है, डोवेल कंपनी लिमिटेड, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। द ऑडिट इज गोइंग ऑन, कंपनी की ऑडिट चल रही है। देयर आर मेनी इश्यूज विच द ऑडिटर हैज पॉइंटेड आउट विच आर बीइंग क्लेरिफाइड। मतलब ऑडिटर आया कंपनी के अंदर, ऑडिट कर रहा था, उसे कुछ इश्यूज हुए, उसने बोला मुझे ये समझाइए ये समझाइए। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने, आर के चौहान ने एक्सप्लेनेशन दिया, क्लैरिफिकेशन दिया, ऑडिटर खुश नहीं है। अब ये जो एमडी है वो ये चाहता है कि मैं इस ऑडिटर को रिमूव कर दूं, और इवन जो ऑडिटर है आपका वो खुद रिजाइन भी करना चाहता है।
क्वेश्चन समझ में आया? एक कंपनी है जिसके अंदर एक ऑडिटर आया है, वो ऑडिट कर रहा था, उसे ऑडिट करते वक्त कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा लगा कि कुछ गलत है कंपनी में, कुछ इश्यूज हुए, उसने मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछा, मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, बट ऑडिटर सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब ऑडिटर को मैनेजिंग डायरेक्टर से प्रॉब्लम है, मैनेजिंग डायरेक्टर को ऑडिटर से प्रॉब्लम है। मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है कि ऑडिटर सही से काम नहीं कर रहा है, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ। ऑडिटर बोल रहा है कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। अब सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है तो क्या प्रोसेस है? देखो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। ये हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि अगर ऑडिटर को रिमूव करना है ना, अगर ऑडिटर को रिमूव करना है तो उसके लिए पहले बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एप्लीकेशन लगती है फॉर्म नंबर ADT 2 में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन 30 दिन में लगती है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया उसके 60 दिन के अंदर जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है और तब ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है? लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है, सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है। दूसरा पूछ रहा है क्या ऑडिटर खुद रिजाइन कर सकता है? जी हाँ, खुद रिजाइन कर सकता है। 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म नंबर ADT 3 के अंदर उसे ROC और कंपनी के पास में रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन रीजन की कि क्यों रिजाइन कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आता है व्हाट हैपेंस इफ द ऑडिटर गिव्स अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि ऑडिटर ये बोलता है कि मुझे कंपनी के अकाउंट्स मैंने चेक कर लिए और मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें सही लगी हैं। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो इतनी रेलिवेंट नहीं है, है ना, इतनी परवेसिव नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिनका इफेक्ट एक से दूसरे ट्रांजेक्शन में जा रहा है या बहुत बड़ा मटेरियल कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देता है वो ऑडिटर तो ठीक है, कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ में उसको प्लेस कर देगी, एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी दोस्तों आपको समझ में आ गई। चलते हैं अपन लोग आगे। चलते हैं अपन लोग आगे। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों एक बार, हाँ जी देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि रमेश, रोहित एंड मदन, ये तीनों ग्रेजुएट हैं फार्मेसी के अंदर, ग्रेजुएशन की हुई है इन्होंने, और इन्होंने एक स्टार्टअप बिजनेस ओपन करने का सोचा हुआ है जो कि मैन्युफैक्चर करेगा रेयर मेडिसिन फॉर कैंसर। कैंसर के लिए बहुत ही रेयर मेडिसिन हैं, उनमें से कुछ मेडिसिन ये मैन्युफैक्चर करने का स्टार्टअप डिसाइड कर रहे हैं। रोहित जो है, अब तीनों को इन्वेस्टमेंट लाना है, अब क्योंकि तीनों मिलकर एक स्टार्टअप कर रही हैं जिसमें कैंसर की दवाइयां बनाई जाएंगी। तो इसमें रोहित जो है उसने थोड़ा बड़ा सोचा और इसने सोचा कि मैं पब्लिक के पास में जाऊंगा और पब्लिक से पैसा लूंगा, मतलब एक तरह से डिपॉजिट लेने के लिए ये सोच रहा है। दूसरा मदन जो है उसने अपने अंकल से रिक्वेस्ट करी है, उसके अंकल USA में रहते हैं जो कि एक NRI हैं। तो मदन अपने NRI अंकल के पास में गया और बोला आपके पास बहुत पैसा है और आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिसके लिए उसके अंकल तैयार हो गए हैं। रमेश को ऐसा लगता है कि हमें इसे सेक्शन 8 कंपनी बना देना चाहिए। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि तीन दोस्त हैं, रमेश, रोहित, मदन। रोहित बोल रहा है पब्लिक से डिपॉजिट लूंगा। मदन बोल रहा है मेरे अंकल NRI हैं, USA में रहते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट करवा लूंगा, वो तैयार हो चुके हैं। रमेश बोल रहा है सेक्शन 8 कंपनी बना दो, NPO, चैरिटी आती रहेगी। क्लियर है ये चीज? अब अच्छा, मदन के जो अंकल हैं वो तैयार तो हो गए हैं, लेकिन मदन के अंकल ये बोल रहे हैं क्योंकि तुम प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो इंडिया के अंदर, तो मुझे बताओ प्राइवेट कंपनी के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं इंडिया में। अब आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका एक एक करके देखिएगा, बड़ा ही इजी है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि रोहित का जो प्लान है, रोहित का क्या प्लान है? रोहित का ये प्लान है कि वो पब्लिक से जाकर डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। क्या ये प्लान सही है उसका? तो हमें लिखना पड़ेगा कि अगर
अगर ये तीनों मिलके एक प्राइवेट कंपनी ओपन करते हैं तो रोहित का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। अगर बाहर पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो उसके लिए रोहित के प्लान को अगर एग्जीक्यूट कराना है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना है, तो उसके लिए आपको प्राइवेट की जगह पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। ये तो हो गया आपके पहले का आंसर। सेकंड, कैन मदन अंकल इन्वेस्ट इन कंपनी एज एन एनआरआई? जी, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। बस ये देखना पड़ेगा कि जो फेमा के अंदर लिमिट दी हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, उस लिमिट के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट आए, उससे बाहर ना चला जाए। नेक्स्ट, रमेश आइडिया ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इज ओके? क्या रमेश ये बोल रहा है कि हमें से सेक्शन 8 कंपनी बना देते हैं? जी, ये ओके नहीं है। क्यों ओके नहीं है? इसलिए ओके नहीं है क्योंकि आप स्टार्टअप खोल रहे हो जिसका आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है, और इसके लिए आप इन्वेस्टर भी ढूंढ कर लाए हो मदन के अंकल को। तो ये कहीं भी सेक्शन 8 कंपनी नजर नहीं आ रही है। क्लियर ये चीज यहां तक? एंड नेक्स्ट आ जाता है मदन के अंकल के लिए नोट लिखो, क्योंकि मदन के अंकल ने ये पूछा है कि अगर प्राइवेट कंपनी ओपन करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, वो आपको बताना है। तो प्राइवेट कंपनी के एडवांटेजेस बता दीजिए आप। कंपनी को बहुत सारे प्रोविजंस फुलफिल नहीं करने पड़ते, प्राइवेट कंपनी को छूट मिल जाती है, शेयर होल्डर्स बहुत लिमिटेड होते हैं कंपनी के अंदर, मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, मैक्सिमम 200, हम उन्हें पर्सनली जानते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, पब्लिक से फंड इनवाइट नहीं किया जा सकता, ये एक डिसएडवांटेज है, मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं। और इसी तरह से पब्लिक कंपनी के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लगता ही नहीं है सीएमए फाइनल लेवल का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एबीसी लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, विद ₹50 करोड़ इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। It has taken over 70% equity of a company called BCG। अब आप देखिए कितना इसमें बताया है कि कितने की इनकी इक्विटी कैपिटल है, कितने रुपए का एक शेयर है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। सिंपल बात यह है कि एक एबीसी कंपनी है और एक बीसीजी कंपनी है। एबीसी कंपनी बीसीजी के 70% जो शेयर्स हैं उनका टेक ओवर उनको एक्वायर कर चुकी है ऑलरेडी। क्लियर है ये चीज यहां तक? अ, अब ये बीसीजी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, एबीसी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब एबीसी और बीसीजी आपस में मर्ज होना चाहते हैं, ये दैट मींस बीसीजी कंपनी एबीसी के अंदर जाकर मर्ज होना चाहती है। अब ये पूछा जा रहा है, क्या इज द डिसीजन टू मर्ज इज इन ऑर्डर? जी हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अगर आज एबीसी बीसीजी के 70% शेयर्स होल्ड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अपने 30% शेयर्स भी इधर लेकर आ जाए तो मर्जर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्या इसे सेक्शन 233 का मर्जर माना जाएगा? जी नहीं, इसे नॉर्मल मर्जर माना जाएगा, सेक्शन 232 का। क्यों? क्योंकि सेक्शन 233 का मर्जर होता है जब 100% सब्सिडरी अपने होल्डिंग के अंदर जाकर मर्ज होती है। यहां पर तो 100% सब्सिडरी नहीं है, नॉर्मल सब्सिडरी है। दूसरा, इज स्कीम फॉर मर्जर नेसेसरी? ऑब्वियसली मर्जर के लिए स्कीम हमेशा जरूरी होती है, जिसके अंदर एक्सचेंज रेशियो, स्वैप रेशियो आता है कि आफ्टर मर्जर क्या सिनेरियो होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज द मर्जर टू बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ ईच ऑफ द कंपनीज? क्या जो मर्जर है उसको अप्रूव किया जाएगा दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स? जी हाँ, दोनों कंपनियां अपनी अपनी जनरल मीटिंग करेंगी, जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स के सामने प्रपोजल को रखा जाएगा, दोनों अप्रूव करेंगे, दोनों का अप्रूवल जरूरी है, दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है। अगर कुछ शेयर होल्डर्स अपनी अप्रूवल नहीं देते तो हम उन्हें डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स मानते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर अप्रूवल आ गई, ट्विन कंडीशंस फुलफिल हो गई, 51% इन मेजॉरिटी एंड 75% इन वैल्यू, अगर वो लोगों ने वोट दे दी, तो जिन लोगों ने मना किया उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल, ये ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा, मर्जर होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। डज रिक्वायर ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी? जी हाँ, एनसीएलटी का ऑर्डर हमेशा मर्जर के लिए चाहिए, ये हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है मेरे दोस्तों। तो मैं इतनी उम्मीद करता हूं दोस्तों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने अपने चैप्टर्स में डिस्कस किए हुए थे।
तो बच्चों मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दूं। आपके स्टडी मटेरियल में ये 8 क्वेश्चंस मेरे को दिखाई दिए, और ऑल्दो ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले सॉल्व किए हुए हैं, पर क्योंकि हमने ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए तो आपके लिए एक और फायदा हो गया, आपके लिए एक और बेनिफिट हो जाएगा कि अब आप जब इन क्वेश्चंस को करोगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो काफी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके पास। अच्छा, दूसरा मैं बता दूं, हमने जो ये क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में एमसीक्यू के तरह से आते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ये 4 क्वेश्चंस दे दिए गए, है ना, ऐसे ऊपर भी दे दिए गए, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 8 या 10 नंबर के ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चे।